कहानी की शुरुआत हमदान नाम के एक आदमी से होती है जो अपने घर में अकेला था और बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। पूरा घर उथल पुथल और अजीब सी हलचल से भरा था जो उसका डर और बढ़ा रहा था। शायद ही उसे लगता था कि कुछ इवल फोर्सेस उसका पीछा कर रही है। हमदान एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है और उसके हाथों में एक चाम दिखाई देता है। ये चाम क्या है और इसका क्या काम है ये अभी क्लियर नहीं होता, लेकिन कहानी आगे जाने पर इसका राज खुलता है। तभी एक डीमन उसका शिकार करने आता है। हमदान उस डीमन से बचने की कोशिश करता है और घर के बाहर विंडो के जरिए भाग जाता है, लेकिन बाहर एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर ब्लेड से अटैक कर देता है। हमदान किसी तरह उस अटैक से बचकर फिर से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर इवल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमदान के दोनों जुड़वा बच्चे बेटा राका और बेटी नाया घर आते हैं। उन्हें हर जगह खून बिखरा दिखाई देता है और घर एकदम बिखरा हुआ लगता है। दोनों को कुछ सुपरनेचुरल वाइब्स फील होती है। तभी उनकी नजर अपने फादर हमदान पर पड़ती है जो उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। हमदान अचानक वॉमिट करने लगता है और वॉमिट के साथ उसकी आंतें तक बाहर निकल आती है। फिर उसका चेहरा जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के वक्त हमदान के पास वही चाम था जो शायद इस हॉरर के सेंटर में था। हमदान के फ्यूनरल की तैयारी होती है, लेकिन उसकी हालत और उस चाम को देखकर लोग ये बातें करने लगते हैं कि ये सब काले जादू का केस हो सकता है। फ्यूनरल के दिन तेज बारिश की वजह से उसे दफन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका शरीर घर पर ही रखना पड़ता है। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन राका और नाया वहीं रुकते हैं अपने फादर की मौत से परेशान और उदास। राका अपनी बहन नाया से कहता है कि सब लोग काले जादू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नाया इन सब बातों को मानने से इनकार करती है क्योंकि वो अपने फादर को इनसे नहीं जोड़ना चाहती। राका जो सच जानने का जज्बा रखता है अपने फादर का रूम चेक करने चला जाता है, जबकि नाया वहीं हमदान की बॉडी के पास बैठी रहती है। इस बीच दोनों पर घोस्ट और डीमंस का अटैक होने लगता है। राका को अपने फादर का वो पेपर मिलता है जिसमें फाइंड किमांग लिखा होता है। इसका मतलब था कि किमांग को ढूंढना जरूरी है। उसे एक नया चाम और हमदान की फैमिली फोटो भी मिलती है जिस पर रंगू गांव का जिक्र होता है, वही जगह जहां हमदान का जन्म हुआ था। दूसरी तरफ नाया को वो डीमन हॉन्ट करना शुरू कर देता है। डीमन हमदान की बॉडी के पास आता है और कुछ ही पलों में हमदान की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर राका और नाया और ज्यादा परेशान और डरे हुए लगते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल है, हमदान के साथ ये सब क्यों हुआ और इसका कनेक्शन किमांग और रंगू गांव से क्या है। राका नाया को बताता है कि उसे एक नया चाम मिला है, लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका यूज क्या है। राका उसे वो फैमिली फोटो भी दिखाता है जिसमें हमदान, राजिमा, वुलन और बूढ़ी के नाम लिखे होते हैं। उस फोटो के साथ एक पेपर भी था जिसमें लिखा था किमांग को ढूंढो, लेकिन ये क्यों लिखा था ये अब तक क्लियर नहीं है। राका कहता है कि उनके फादर हमदान की मौत का कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी समझ के बाहर है और जो वो देख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, उन्हें सच का पता लगाना होगा और ये सच गाँव में ही मिलेगा। हमदान अपनी फैमिली के बारे में हमेशा सीक्रेटिव रहा था। राका और नाया के पास उनकी माँ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आज तक एक राज बना हुआ था। ये सब समझने के लिए उन्हें गांव जाना होगा जहां हमदान की मौत का सच छुपा है। लेकिन एक और दिक्कत थी, लोगों को वो कैसे समझाएंगे कि हमदान की बॉडी कहाँ गई। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि गांव जाकर लोगों से ये कह देंगे कि उन्होंने हमदान को गांव में ही दफन कर दिया है। फिर फ्लैशबैक सीन शुरू होता है जिसमें हम नाया के 22nd बर्थडे की याद देखते हैं। हमदान, राका और नाया मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमदान काफी टेंशन में लगता है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। वो बार बार चाम को देखता है और घर के बाहर झांकता रहता है जैसे उसे किसी चीज का डर हो। अब राका और नाया गांव के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव का मेन एरिया अभी भी काफी अंदर था। गांव की सड़क पर आते ही नाया की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। राका और नाया एक लड़के से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें देखते ही वापस लौट जाता है। आखिरकार वो अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम आयु होता है और वो उन्हें राजिमा के घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। राका और नाया आयु के साथ चल रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अजीब सी औरत मिलती है। उसकी एक आंख नहीं होती, उसका आधा शरीर जला हुआ था और वो पागल सी लग रही थी। वो औरत नाया के ऊपर थूक देती है और अजीब सी चैंटिंग करने लगती है। इससे नाया बहुत डर जाती है और राका से कहती है कि घर वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ गलत लग रहा है। लेकिन अब जब वो गांव तक पहुंच चुके हैं तो वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग राजिमा के घर पहुंचते हैं जहाँ राका और नाया अपने साथ लाई हुई फैमिली फोटो दिखाते हैं और उस फोटो में लिखे नामों के बारे में पूछते हैं। राजिमा बताती है कि हमदान उनका बेटा था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुन लिया था। इस वजह से सब कुछ
बदल चुका है। राजिमा उन्हें ये भी कहती है कि वो उन्हें ग्रैंडमा कहकर ना बुलाए। राका और नाया राजिमा को हमदान की डेथ और बॉडी के गायब होने की बात बताते हैं, जिससे राजिमा काफी शॉक हो जाती है। राका और नाया राजिमा से अपने फादर हमदान के पास्ट के बारे में पूछते हैं। दोनों का कहना था कि उनके पास बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और उन्हें पता लगाना है कि हमदान क्या राज छुपा रहा था। उनका मानना था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है जो समझना जरूरी है। राजिमा उन्हें सीधा सजेस्ट करती है कि अगर वो ये सब ना समझें तो उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन राका और नाया अपने डिसीजन पर अड़ गए कि वो सच जरूर समझ कर रहेंगे। तब राजिमा उनसे कहती है कि 2 दिन में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें पूरी फैमिली शामिल होती है। वो दोनों फेस्टिवल को अटेंड कर सकते हैं और अगर चाहे तो वो 2-3 दिन तक यहाँ रुक सकते हैं। राका और नाया इस बात को मान लेते हैं। राजिमा के द्वारा नाया को बुलान का पुराना कमरा और राका को हमदान का पुराना कमरा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद राका अपनी बहन से बात करने आता है। वो नाया से कहता है कि अगली सुबह वो किमांग के बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाया राका से अपने डाउट शेयर करते हुए कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसका मानना था कि उसके फादर के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था जो उन्होंने कभी उन्हें गाँव नहीं लाया। लेकिन अब नाया के दिमाग में एक और सवाल उठता है, क्या हमदान एक अच्छे इंसान नहीं थे? राका उसे समझाता है कि वो अपने डाउट्स छोड़कर रिलैक्स करे और रेस्ट ले। जब नाया रेस्ट कर रही होती है तब उसे एक डरावना सपना आता है। उस सपने में वो लाशों के पास होती है और एक डीमन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। डर के मारे वो अपने फादर का चाम पहन लेती है। फिर एक और सपना शुरू होता है जिसमें वो एक केव के पास होती है। उसे अंदर हमदान की आवाज सुनाई देती है और जब वो अंदर जाती है तो फिसल कर गिर जाती है। अंदर उसे बहुत सारी इंसानी हड्डी और खोपड़ियां दिखाई देती है जो उसका डर और बढ़ा देती है। तभी वो होश में आती है क्योंकि राका उसे जगाता है। नाया देखती है कि वो गार्डन में सोई हुई थी, लेकिन वो कहती है कि उसने जो देखा वो सपना नहीं था, वो केव में थी। राका इस बात को सिर्फ एक सपना मानकर छोड़ देता है, लेकिन नाया के पैरों में चोट दिखाई देती है जो साबित करती है कि वो सपना नहीं था, वो सच में उस केव में गई थी। नाया राका से कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन राका कहता है कि वो अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि फेस्टिवल कल है और हमदान के बारे में सच यहीं से पता चलेगा। राका का मानना था कि राजिमा से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें गांव में घूमकर खुद सच्चाई ढूंढनी होगी। अगले सीन में राजिमा दोनों के लिए खाना बनाती है। राका मीट नहीं खाता और नॉर्मल खाना मांगता है। राजिमा उनसे बात करते हुए कहती है कि उनका हमेशा से ही मन था कि हमदान उन्हें यहाँ लेकर आए, लेकिन हमदान कभी नहीं आया। अब जब राका और नाया गाँव आ गए हैं तो वो खुश है। बातों बातों में नाया राजिमा से केव के बारे में पूछती है, लेकिन राजिमा कहती है कि गांव में कोई केव नहीं है। राका और नाया अब गांव में केव ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई केव नहीं मिलती। रास्ते में उन्हें वही लड़का मिलता है जो उन्हें पहले देखकर भाग गया था। जब वो उसे केव के बारे में पूछते हैं तो लड़का कहता है कि यहाँ एक ही बाटी केव है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। राका और नाया केव ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई क्लू नहीं मिलता। राका कहता है कि उन्हें आयु की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन नाया केव देखने के लिए इंसिस्ट करती है। इस वजह से दोनों के बीच एक बहस हो जाती है। बहस के बीच अचानक से राका गायब हो जाता है और बाटी केव में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक बच्चे का कटा हुआ सर मिलता है और तभी चैंटिंग शुरू हो जाती है। नाया अपने भाई राका को ढूंढ रही होती है। जब वो आयु के घर पहुंचती है वहाँ वो देखती है कि आयु मीट काट रही है। पहले तो ये नॉर्मल लगता है, लेकिन जब नाया ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मीट एक बिना सिर वाले बच्चे का है। ये देखते ही नाया काफी डर जाती है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में वो फिर से वही पागल से लगने वाली औरत से टकरा जाती है, लेकिन किसी तरह उसके हाथों से बच निकलती है। लेकिन जंगल में अचानक नारियल गिरने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हुए वो एक जाल के गड्ढे में गिर जाती है। जब वो गड्ढे में होती है तो एक नारियल उसके पास गिरता है, लेकिन जब वो उस नारियल को देखती है तो वो हमदान का सर होता है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। तभी वही लड़का जो पहले उसे जंगल में मिला था वहाँ पहुँचता है और उसे गड्ढे से निकालता है। नाया उस लड़के से मदद मांगती है। लड़का उसे बताता है कि राका सेफ है और राजिमा के घर पर है। वो ये भी कहता है कि अगर गांव का कोई भी इंसान गायब होता है तो वो राजिमा के पास ही मिलता है। नाया उससे पूछती है कि गांव में चल क्या रहा है और क्या वो हमदान को जानता है। लड़का ये कंफर्म करता है कि वो हमदान को जानता है, लेकिन कहता है कि वो सब कुछ अभी नहीं बता सकता। उसका सजेशन था कि नाया को गाँव छोड़ देना चाहिए और वो उसमें मदद करेगा। रास्ते में लड़का अपना नाम सुगेंग बताता है और कहता है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी वॉच जो काफी यूनिक और महंगी थी देखकर नाया पूछती है। सुगेंग कहता है कि ये वॉच उसके पिता की है। उसने नाया से प्रॉमिस किया था कि सुबह 3 बजे वो दोनों गांव छोड़ देंगे, लेकिन इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब नाया वापस राजिमा के घर पहुंचती है तो देखती है कि राका वहाँ बैठा हुआ है और खाना खा रहा है। शॉकिंग बात ये थी कि वो मीट खा रहा था, जबकि वो कभी मीट नहीं खाता। नाया भी खाने लगती है, लेकिन तभी आयु घर आकर और मीट दे जाता है। नाया को याद आता है कि आयु एक बिना सर वाले बच्चे का मीट काट रही थी और ये सोचकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने रूम में जाकर सब कुछ वॉमिट कर देती है और अपना सामान पैक करना शुरू करती है। जब वो राका को जगाने जाती है तो वो गहरी नींद में होता है। उसे जगाने की कोशिश करते वक्त नाया को चैंटिंग सुनाई देती है। जब वो चुपके से देखती है तो राजिमा एक गुड़िया और खून का यूज करके एक डार्क रिचुअल कर रही
रही होती है। फिर वो रिचुअल राका के रूम में ले जाकर कंटिन्यू करती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ये देखकर नाया के होश उड़ जाते हैं। तभी सुगेंग और आयु का एक और शॉकिंग एंगल सामने आता है। यहाँ हमें ये समझ आता है कि गांव में बहुत सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। नाया राका को देखती है जो अब पजेस्ड हो चुका है और एक जिंदा मुर्गी खा रहा है। राजिमा उसे कंट्रोल में लाती है और सच्चाई बताती है। हमदान एक काले जादू का मास्टर था। उसका जादू ही गांव के लिए श्राप बन गया था, जिस वजह से हमदान भाग गया। लेकिन अब इस श्राप से बचने के लिए गांव के सारे बच्चे सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं। राजिमा उनसे कहती है कि वो कहीं भी चले जाएं, ये कर्ज उनका पीछा करेगा। गांव के श्राप को मिटाने के लिए उन्हें यहीं रुकना होगा और गांव की मदद करनी होगी। अगले दिन राजिमा राका और नाया को बाटी केव ले जाती है, जहाँ फेस्टिवल की तैयारी होती है। राजिमा कन्फेस करती है कि उसने पहले केव का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि ये दोनों बस यहीं आए। ये सीक्रेट जगह थी और अब यहाँ रिचुअल होगा। ये लोग देखते हैं कि गांव के सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही मास्क जो उस आदमी ने पहना था जो हमदान को मारने आया था। राजिमा बताती है कि रिचुअल के अकॉर्डिंग राका और नाया में से एक का सेक्रीफाइस किया जाएगा। राका को थ्रोन पर बिठाया जाता है और नाया को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। नाया का एस्केप प्लान फेल हो जाता है जब सुगेंग को गांव वाले राजिमा के पास ले जाकर जिंदा जला देते हैं। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। वो पागल औरत जो नाया को जंगल में मिली थी असली में सुगेंग की माँ और बुद्धि की वाइफ थी और सुगेंग राका और नाया का भाई था। ये शॉकिंग सच्चाई नाया के सामने आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिचुअल की आखिरी फेज में श्राप का असली सच समझना अब भी बाकी है। नाया को अब सच्चाई पता चलती है जो उसके होश उड़ा देती है। गाँव के लोग बार्टी डीमन की वर्शिप करते हैं और उसके फॉलोअर्स के लिए इनब्रीडिंग करना जरूरी होता है। इस रिचुअल का मकसद होता है कि ऐसे बच्चे पैदा किए जाएं जो विकृत हो यानी डिफॉर्म्ड हो, जैसे किसी की एक एक्स्ट्रा उंगली हो या एक आंख डिस्टर्ब हो या किसी और तरीके से अबनॉर्मल हो। ये डिफॉर्म्ड बच्चे बार्टी डीमन को सैक्रिफाइस के रूप में दिए जाते हैं और बदले में बार्टी उन लोगों को सुरक्षा और समृद्धि देता है। हर बार कुछ बच्चे सैक्रिफाइस के लिए चुने जाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें अगले रिचुअल में दे दिया जाता है। लेकिन इनब्रीडिंग से जो परफेक्ट बच्चा पैदा होता है उसे लीडर बना दिया जाता है जो इस रिचुअल को आगे कंटिन्यू करे। यहाँ एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है जब नाया को पता चलता है कि उसकी माँ कौन थी। हमदान का अपनी बहन वूलन के साथ इनब्रीडिंग हुआ था और उन्हीं के 2 जुड़वा बच्चे नाया और राका हैं। हमदान और वूलन अपने बच्चों को इस रिचुअल की गंदगी से दूर रखना चाहते थे। जब वूलन मरने वाली थी तब हमदान उन बच्चों को लेकर गांव से भाग गया। उसने विटॉन की मदद ली थी जो मैजिक जानती थी। विटॉन ने अपने मैजिक से उन्हें बचाया था जब उसका घर जल गया था और उसका पति बुद्धि मर गया था। उस आग में विटॉन आधी जल गई थी लेकिन उसने बच्चे को बचा लिया। विटॉन नाया को किमांग के पास भेजती है जो नाया को एक चाम देता है। ये चाम सिर्फ 21 साल तक काम कर सकता था, इसलिए जब नाया का 22वां बर्थडे आया तब हमदान परेशान हो गया था। चाम की पावर खत्म हो रही थी और बार्टी डीमन की नजर हमदान पर थी। पावर खत्म होने के बाद बार्टी ने हमदान को मार दिया। गांव के एक आदमी ने उस पर अटैक किया और उसी ने फैमिली फोटो वहां रखी थी ताकि राका और नाया रिचुअल के लिए वापस आ जाएं। अब पता चलता है कि नाया एक विकृत बच्ची थी क्योंकि उसकी एक एक्स्ट्रा फिंगर थी और उसे सैक्रिफाइस किया जाना था। राका परफेक्ट बच्चा था इसलिए उसे बार्टी कल्ट का लीडर बनाया जाना था। नाया अपना चार्म विटॉन को दिखाती है जो कहती है कि ये चार्म बार्टी डीमन को भगा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ एक विकृत बच्चा ही यूज कर सकता है। जब नाया और राका गाँव से निकलने की कोशिश करते हैं गाँव के लोग विटॉन को मार देते हैं। जब रिचुअल शुरू होता है और पॉसेस्ड राका नाया को लेकर केव में ले जाता है, राजिमा अब नाया का सैक्रिफाइस करने की तैयारी करती है क्योंकि अगर नाया नहीं मरेगी तो राका बार्टी डीमन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन नाया अपना चार्म राजिमा के माथे पर लगा देती है जो सभी गांव वाले को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देता है। राजिमा भी मर जाती है और नाया राका को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन बार्टी डीमन उनका पीछा कर रहा होता है। सीन यहाँ कट हो जाता है। अगली सुबह राका और नाया एक वैन से लिफ्ट लेते हैं। नाया को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी एक और हॉरिफाइंग ट्विस्ट आता है। एक सीन में एक भरी बस के अंदर राका को दिखाया जाता है जो बार्टी डीमन के पोजीशन में है। उस बस के सभी पैसेंजर्स को राका खत्म कर देता है। ये कंफर्म हो जाता है कि राका अब बार्टी डीमन का होस्ट बन चुका है और उस कल्ट का नया लीडर है। मूवी का एंड सीन ये होता है कि राका नाया को भी मार देता है और बार्टी डीमन का साम्राज्य अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो दोस्तों ये था मूवी कुल्टुस इब्लिस का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।